आज हम करेंगे फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइकोलॉजी में हमारी ये फ्राइड की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, या हम यूं कहें कि फ्राइड का जिक्र करे बिना, जब तक हम पर्सनैलिटी में फ्राइड का जिक्र नहीं करेंगे तब तक पर्सनैलिटी का अपने आप में हमें जो नॉलेज है वो अधूरी है। जिस तरह से हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे प्रकाश की अगर हम बात कर रहे हैं तो सूर्य का जिक्र आएगा ही आएगा। प्रकाश की बात सूर्य के जिक्र करे बिना कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। उसी तरह से फ्राइड का जिक्र करे बिना साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की बात पूरी हो ही नहीं सकती। फ्राइड ने क्या किया था, व्यक्तित्व के संगठन को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया था, मतलब साइंटिफिकली नॉलेज दी उन्होंने इसके बारे में। और यहाँ तक कि उन्होंने मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उसको फ्राइड ने एक नई विचारधारा के साथ प्रस्तुत किया था। विवादास्पद होते हुए भी, हालांकि काफी विवाद उठे, काफी इन पे आलोचना भी हुई, लेकिन फिर भी जो फ्राइड के विचार और मान्यता हैं काफी लोकप्रिय हुई थी। अब तक भी इनको माना जा रहा है जो बातें इन्होंने कही थी, बताई थी। मेनली जो इन्होंने जो बात कही है वो चेतन, अचेतन व अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस एंड सेमी कॉन्शियसनेस से रिगार्डिंग इन्होंने बात करी है। ये कहते हैं कि जो मानसिक प्रक्रम है उसको फ्राइड ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। चेतन और अचेतन मानव मन में दो भाग बताए हैं। फ्राइड ने चेतन और अचेतन के रूप में पहले व्याख्या शुरू करते हुए, और ये कहते हैं कि चेतन जो है वो भाग छोटा है, चेतन मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो छोटा है। होशो हवास में जो व्यक्ति रहता है, हम अपने होश में जो बातें कर रहे हैं, जो सब कुछ जानते हुए जिस तरह से कर रहे हैं, वो हमारा चेतन कॉन्शियस मन है। और अचेतन जो है, अचेतन क्रियाएं अचेतन मन में जो होती है ना, इवन व्यक्ति को भी उसकी जानकारी नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, अचेतन मन में व्यक्ति की एक इच्छाएं और आकांक्षाएं रहती हैं। मतलब हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ ऐसी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं जो उसके अंदर मन में कहीं ना कहीं दबी रहती हैं। ये जो दबी हुई इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं ये अचेतन मन में होती हैं। चेतन और अचेतन के बीच में एक और फ्राइड ने अर्धचेतन अवस्था को माना है। अर्धचेतन दोनों से ही संबंधित होती है। हालांकि चेतन और अचेतन दोनों से संबंधित होती है, फिर भी अर्धचेतन जो है अचेतन अवस्था के साथ ज्यादा संबंधित रहती है, क्योंकि वो इस तरह की बीच की अवस्था होती है कि उसमें कई बार कुछ किया गया कार्य या उस समय किया गया ज्यादा ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए वो अचेतन के साथ भी रहती है। एक तरह से ये जो अर्धचेतन है इसको स्मृति भी कहा है, मतलब मेमोरी में रहना वो होता है। तो ये जो फ्राइड ने पूरे व्यक्तित्व की व्याख्या करी है, जो धारणा बताई है, वो तीन तत्व में करी है, जिनको इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। मतलब ये इन्होंने जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन ये बताए, इनकी फिर व्याख्या करने के लिए पर्सनैलिटी में इन्होंने तीन तत्व मेनली बताए और उसकी व्याख्या करी, इड, ईगो और सुपर ईगो। मानसिक रूप से जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है, बिल्कुल ठीक होता है, उसमें ये तीनों तत्व, जो ये तीनों तंत्र हैं, वो एकीकृत और संगठित होते हैं। सहयोग से कार्य करने पर वातावरण के में जो है व्यक्ति कुशलता पूर्वक और संतोषजनक निर्वाह योग्य बनता है। मतलब जिसमें ये तीनों तत्व सही रूप से हैं, सही रूप से कार्य कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति वातावरण के साथ कुशलता पूर्वक और संतोषजनक रूप में कार्य करेगा। और अगर इन तत्वों में विषमता आ गई, मतलब कोई बहुत ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, तो व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है, मतलब वातावरण के साथ समायोजन नहीं करेगा, वो अपने से, जगत से असंतुष्ट रहता है, उसकी कार्य कुशलता कम हो जाती है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे कि ये इड, ईगो और सुपर ईगो हमारा होता क्या है। इड क्या है, देखिए जो व्यक्ति के मन में अनैतिक भावनाएं या पार्श्विक प्रवृत्तियां जो होती हैं, मतलब जानवरों जैसा काम करना, जो इस तरह का होता है, वो इड की वजह से होता है। मूल प्रवृत्तियों का इसको कोष कहा गया है। मेनली इसमें क्या है, इसमें कार्य को, ऊर्जा या तनाव की मात्रा को एकदम विसर्जित कर देना होता है, जो आंतरिक और बाह्य उद्दीपन के द्वारा होती है। मतलब कोई एकदम से हमारे सामने स्टिमुलस आया और जितनी भी एनर्जी थी ना एकदम से हमने लगा दी, चाहे वो उस टाइम गलत काम हुआ चाहे कुछ भी, ये नहीं समझ में आता। मेनली क्या है, इड का कार्य क्या है कि मूल तत्व को पूरा करना है, और सुख तत्व कहा गया, प्लेजर से मतलब है, मतलब इस टाइम क्या है कि ये इसका सुख तत्व का मेनली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि व्यक्ति को तनाव से मुक्त करना। मतलब कोई बंदा बहुत ज्यादा
डिप्रेशन में है, तो क्या होगा, उसके सामने कोई उद्दीपक आया ना, वो एकदम सारा गुस्सा उस पर निकाल देगा, कोई भी चाहे गलत काम कर लेगा। मेनली क्या है कि सिर्फ रिलैक्स होने से मतलब था, प्लेजर से उसको मतलब था कि ये इस समय नहीं सोचता, इसमें कोई तर्क की या नियमों की बात नहीं होती, हमारा ईड इनसे शासित नहीं होता, ना इसमें कोई मूल्य या नैतिकता होता है, केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित होता है, सुख तत्व के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करना। कि सुख मुझे कैसे मिलेगा, बस उसे प्राप्त कर लेना। और ये क्या है, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। जैसे जनरली बच्चे आप सब जानते हो कि छोटे बच्चे जो चीज उनको ना मिले वो उसको लेने के लिए जोर जोर से रोने लग जाते हैं, परेशान होते हैं। और उनमें होता है साथ साथ जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो ये लोग अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, उनमें ईड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इसके दो ही रूप हैं मेनली ईड के, एक इच्छा पूर्ति की ओर उन्मुख होता है, या ये कहे कि ईगो के प्रभाव के सामने ये झुक जाता है। मतलब उसके ये इतना ज्यादा होता है कि उसके प्रभाव के सामने व्यक्ति झुक जाता है और गलत काम करता ही करता है। ईड पर ईगो के द्वारा नियंत्रण और संचालन किया जाता है। मतलब हमारी ईगो उस टाइम इतनी ज्यादा हो जाती है कि गलत काम करते हुए भी सोचते नहीं है। इस दशा में क्या हो जाता है कि उधर ऊर्जा जो है खर्च होने के स्थान पर नियंत्रित होती है। ईड ही वह आधार है, मतलब मेनली जिस पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बच्चों के अंदर तो ये है, स्वभाव में शुरू से है, वो तनाव को क्योंकि बच्चे सह नहीं सकते। बच्चे क्या है, हम एकदम से संतुष्टि चाहते हैं, आवेगशील होता है, अबोधिक होता है, असामाजिक, स्वार्थी, सुखापेशी होता है। ये सिर्फ सेल्फ कंसंट्रेट है कि सिर्फ मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। व्यक्तित्व का अगर हम इसे कहें तो इस ईड को व्यक्तित्व का बिगड़ा हुआ बच्चा कहा गया है। मतलब जिन लोगों में इसकी प्रधानता होती है वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। सर्वशक्तिशाली है क्योंकि इसके पास अपनी इच्छाओं की कल्पना है, भ्रम है, स्वप्न है, सबको तृप्त करने की मायावी शक्ति है। मतलब ये इतना अगर ज्यादा रूप में है तो व्यक्ति को ये अपने बस में कर लेता है और गलत कार्य कराता है, अपने से बाहर किसी को नहीं पहचानता। ये एक समुद्र के समान है क्योंकि इसमें क्या है, सब कुछ है। समुद्र में जैसे हर चीज समा जाती है, ऐसे ही अगर आवेग में जब ये कोई व्यक्ति काम करता है, गलत काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि इस समय उसका ईड जो है वो क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसके जब प्रभाव में व्यक्ति होता है, आवेग में होता है, तब पत्थर फेंकता है, किसी की पिटाई कर देता है। जो गलत काम होते हैं वो सिर्फ ईड की वजह से, शासित होने की वजह से हो रहा है। ईड क्योंकि विचार नहीं करता, सिर्फ इच्छा करता है, कार्य करता है कि मन में उस समय जो भी विचार आया, जो भी इच्छा आई, बस कर दो, ये नहीं देखना कि गलत है या सही है। तो ये तो है हमारा सारा ईड। इसके बाद सेकंड स्टेज जो बताया है वो है ईगो। अब ईगो की अगर हम देखें तो ये अहम है हमारा, जिसे हम अहम कहते हैं। इसका विकास तब होता है जब व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो वास्तविकता के धरातल पे आ जाती है। देखिए ईड में तो क्या था कि बस हमें ये चाहिए, हमने ले लिया, छीन लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब धरातल की वास्तविकता क्या है, क्या वो हमें मिलेगी भी या नहीं, जब ये सोचने लगते हैं तब ईगो की स्टेज आ जाती है। ये सुख तत्व के स्थान पर यथार्थ मतलब रियलिटी से परिचालित होता है कि वास्तविकता क्या है, क्या आपको ये मिलना भी चाहिए या नहीं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा के विसर्जन को तब तक स्थगित रखना है जब तक कि उस विषय की प्राप्ति ना हो जाए जिससे कि आवश्यकता पूर्ति है। मतलब ये नहीं जैसे ईड के आवेश में आके हमने किसी की पिटाई करके उससे सब कुछ छीन लिया, ये ऐसा नहीं। ये ऊर्जा को तब तक रोके रखता है जब तक उसका सही समय नहीं आता विसर्जन का। जैसे कि अब एक बच्चे को इसमें ये सीखना पड़ता है कि हर समय भूख लगने पे एकदम से जोर जोर से रोना शुरू नहीं कर देना, और तब तक भी थोड़ा कंट्रोल करना है। भूख लगने पर ये नहीं है कि जो भी सामने आया आपने सीधा मुंह में रख लेना है, थोड़ा वेट करना है, समझना है, भोजन को पहचानना है। खाना हमें तब तक स्थगित करना है जब तक खाद्य पदार्थ को देख ना ले, समझ ना ले कि ये खाने योग्य है, नहीं तो फिर ये कष्टकारी अनुभव होगा। जो व्यक्ति उचित रूप से समायोजित होता है, ईगो उसके व्यक्तित्व का कार्य संपादक होता है। मतलब जो व्यक्ति समाज में सही रूप से रह रहा है, सही समायोजन कर रहा है, वो उसके व्यक्तित्व को ईगो देख रहा है। ये ईड और सुपर ईगो को नियंत्रित और शासित करता है। मतलब बाकी दोनों अवस्थाओं को ये जो है कंट्रोल में रखता है। ये पूरे व्यक्तित्व, जो हमारा समग्र व्यक्तित्व है, उसके हित और उसकी जो दूरस्थ आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए बाह्य जगत से संपर्क भी बनाए रखता है। यदि ईगो हमारा निपुणता से कार्य करता रहता है तो समायोजन की स्थिति बनी रहती है। मतलब हमारे ईगो की अगर सही
कार्य चलता रहेगा तो हम समाज में समायोजन करते रहते हैं, ठीक से रहते हैं। और ईगो यदि अपनी अधिक शक्ति को त्याग देता है, मतलब वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा, समायोजन ठीक से नहीं कर रहा, चीजों को नहीं समझ रहा, तो उसमें क्या होता है, तो कुसमायोजन का बोलबाला हो जाता है। जो ईड और सुपर ईगो हैं वो बाह्य जगत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं और वो व्यक्ति समायोजित नहीं रह सकता। तो ईगो को हम मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक ऐसा जटिल संगठन कहा जाता है जो ईड और सुपर ईगो के मध्यस्थ के रूप में काम करता है। मतलब सुपर ईगो तो क्या है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का सोचना, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि बहुत ज्यादा ऊपर जाके सोचना कि सबका भला हो, चाहे बीच में कभी कभी हमारा भी बीच में नुकसान हो, कोई बात नहीं। और ईड क्या है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिशनेस है, तो ये बीच का कार्य करता है, दोनों का लेवल मेंटेन करके रखता है। और अगर ये कुसमायोजित, अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो समायोजन करना मुश्किल हो जाता है। फिर है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो देखो, इसे हम परम अहम भी कहते हैं। ये व्यक्तित्व का तीसरा प्रमुख अंग है जो फ्रायड ने मोरल कहा है या विवेचक शाखा कहा है। मतलब क्या है कि जो आदर्श होते हैं, आदर्श का प्रतिनिधित्व करेगा, जो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि सुख या यथार्थ कि हमें सुख किस में मिल रहा है, बल्कि पूर्णता कि सही काम होना क्या चाहिए उसकी तरफ देखता है। ये जो सुपर ईगो है, ये व्यक्ति की आचार संहिता है, इसको नियंत्रित करने में माता पिता या अध्यापकों का हाथ है। मतलब ये चीज सिखाता है बच्चे को, सिर्फ ये सीखना है यहाँ पे कि उसके जो बड़े कह रहे हैं, जो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, जो माता पिता के साथ अध्यापक कह रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको व्यवहार करना है, चाहे आपको उसमें कष्ट की अनुभूति क्यों ना हो। ये जो सुपर ईगो है व्यक्तित्व के समाज के उन मूल्य और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है जो बच्चे को माता पिता से प्राप्त होते हैं। और इसका मेनली सुपर ईगो का प्राथमिक रूप इन लक्ष्य और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना या संचालित करना होता है, जिनका अनियंत्रित अभिव्यक्तिकरण समाज की स्थिति को खतरे में डाल सकता है। मतलब ये ऐसी चीजों को कंट्रोल करता है जिनकी वजह से समाज में खतरा हो सकता है, समाज को भी खतरा हो सकता है व्यक्ति से। तो ये ऐसा कुछ करने नहीं देता, नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यक्ति को चलने के लिए कहता है। तो ये मेनली ईड, ईगो और सुपर ईगो को फ्रायड ने बताया है। हालांकि तो तीनों व्यवस्थाएं स्पष्ट सीमाएं नहीं है कि किस लेवल तक का होता है, क्या होता है। अपने आप में भी हम यूं कहें, कई बार वो सही परिभाषा नहीं भी रखती हैं, क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व में जो अलग अलग प्रक्रियाएं, कार्य, यांत्रिकाएं हैं और गतिशील शक्तियां हैं, ये सिर्फ इनको जो कंट्रोल करने वाले हैं उनके सिर्फ चिन्ह मात्र हैं। व्यक्तित्व में जो गतिशील शक्ति के रूप में फ्रायड ने लिबिडो को स्थापित किया था, बीच में उन्होंने लिबिडो की भी व्याख्या करी थी कि जो व्यक्ति का प्रत्येक कार्य है वो इसके द्वारा संचालित होता है। फिर भी मतलब फ्रायड ने इन तीन तत्वों को लेके व्यक्तित्व को काफी डिटेल में बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से हमारा व्यक्तित्व संचालित होता है।